नजरीन, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और शाहीन मिसाइल की तैयारी में आने वाली बड़ी रुकावट को गुजरावाला के एक बूढ़े लोहार ने दूर किया था। नजरीन, आखिर कौन सी ऐसी रुकावट थी जो दूर करवाने कुछ साइंसदान चलकर उस लोहार के पास गए। दोस्तों, 1972 में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद खान की सरबराही में शुरू हुआ, जबकि पहला काम पाकिस्तानी साइंसदानों ने एटमी ईंधन की तैयारी के लिए एक आरामद ताबकार मवाद बनाने वाली मशीन गैस सेंट्रीफ्यूज पर तहकीक शुरू की। नजरीन, ये मशीन मधानी के उसूलों पर काम करती है और जैसे मधानी दूध में से मक्खन निकालते हैं, गैस सेंट्रीफ्यूज ताबकार मवाद को इंतहाई तेजी से गोल सिलेंडर के अंदर घुमाकर खरामद और गैर खरामद एटमों को अलग करती है और मशीन जितना तेज घूमेगी इतना ही अच्छा काम करेगी। नजरीन, एक पाकिस्तानी साइंसदान जे आलम ने अपने तौर पर सन 1975 में गैस सेंट्रीफ्यूज बनाकर 30,000 चक्कर फी मिनट घुमाई। नजरीन, इस साइंसदान ने पहले कभी ये मशीन नहीं देखी, सिर्फ अपनी किताबी मालूमात पर इतनी पेचीदा मशीन बनाकर कामयाबी से चलाई। नजरीन, इससे पहले 1974 में खलील कुरैशी नामी पाकिस्तानी रियाजी दान ने गैस सेंट्रीफ्यूज की मुकम्मल रियाजी फार्मूले का हिसाब लगाकर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दिया था और इसके बाद 1975 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। नजरीन, इसी साल कदीर खान ने जे आलम से मुलाकात की और इनकी बनाई हुई गैस सेंट्रीफ्यूज का मुआयना किया। नजरीन, पाकिस्तान आने से पहले डॉक्टर कदीर खान ने हॉलैंड की कंपनी यूरिनको में काम किया था, जबकि यूरिनको कंपनी आज भी मौजूद है और दुनिया भर के एटमी प्लांट्स को अपने गैस सेंट्रीफ्यूज में एटमी ईंधन बनाकर फराहम करती है और डॉक्टर कदीर खान ने इनकी गैस सेंट्रीफ्यूज पर मजीद तहकीक करके कारकर्दगी मजीद बेहतर की थी। दोस्तों, जे आलम का डिजाइन करदा मशीन तो काम करता था, मगर फी मिनट 30,000 चक्कर कम थे और इसी रफ्तार से एटमी ईंधन बनाने में काफी तवील अरसा लगना था। इसके साथ रियाजी दान खलील कुरैशी ने इसका हिसाब लगाया कि गैस सेंट्रीफ्यूज को कम से कम 60,000 RPM पर घुमाया जाए। नजरीन, तजर्बात किए गए और जब भी गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदरूनी फनकों को ज्यादा तेज घुमाया जाता तो मशीन के फनके टूट जाते। पाकिस्तान के तमाम बड़े साइंसदान सर जोड़कर बैठे और मसले का हल तलाश किया। कई तरह के हिसाब लगाए गए और सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि एल्यूमिनियम धात का जो मुरक्कब फनके बनाने में इस्तेमाल हो रहा है वो कमजोर है और नया मुरक्कब बनाना होगा। नजरीन, काफी मेहनत के बाद एक नया मुरक्कब बनाया गया जो हिसाब के मुताबिक 60,000 RPM पर घुमाने से नहीं टूटेगा। दोस्तों, नई गैस सेंट्रीफ्यूज बनाई गई जिसके अंदर के फनके उस नए एल्यूमिनियम मुरक्कब से बनाए गए और जब तजर्बाती तौर पर मशीन चलाई गई तो कुछ दिनों बाद मुसलसल चलने के बाद पहले वाले डिजाइन की तरह जोर बर्दाश्त न कर पाए और टूट गए। नजरीन, सब साइंसदान हैरान रह गए क्योंकि हिसाब के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं था। डॉक्टर कदीर खान जो कि धातों के माहिर थे वो भी हैरान रह गए कि इतनी मजबूत धात कैसे टूट सकती है। दोस्तों, साइंसदानों का हंगामी इजलास बुलाया गया। मसला वक्त का था। भारत 1974 में एटमी रिएक्टर पर तेजी से काम कर रहा था, जबकि हमारी गैस सेंट्रीफ्यूज को मसाइल दरपेश थे। नजरीन, इजलास में पाकिस्तानी रियाजीदान, धातों के माहिर और एटमी साइंसदान भी शरीक थे। सबने मशीन का नक्शा, कैलकुलेशन, धाती मुरक्कब, हर चीज का जायजा लिया, मगर मसले का हल समझ नहीं आया। नजरीन, इस इजलास में मौजूद चंद अफराद ने इंतहाई अजीब बात कही। पहले मिसाल दी कि जिस तरह लाइलाज मरीज को जब डॉक्टर के पास से दवाई नहीं मिलती तो वो हकीम नजूमी आमिल किसी के पास भी जाने से गुरेज नहीं करता, इस उम्मीद पर कि कहीं से शायद कोई हल निकल आए। क्योंकि इस वक्त हमारे पास इस मसले का हल मौजूद नहीं, निकाल तो लेंगे मगर वक्त लगेगा और हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। हमें गुजरावाला के एक लोहार का पता है जो खानदानी लोहार है और धात के हर काम में माहिर है। ढलाई, खराद या धात का कोई भी काम हो, उस लोहार से माहिर बंदा हमने आज तक नहीं देखा। इसके पास चलते हैं, शायद वो कोई हल बता दे। नजरीन, कुछ तजब्जुब के बाद फैसला किया गया कि राजदारी रखते हुए डॉक्टर कदीर खान और चंद और साइंसदान खुद लोहार के पास जाएंगे। दोस्तों, अगले दिन डॉक्टर कदीर खान अपने चंद साथियों के पास गुजरावाला पहुंचे और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की गाड़ी एक पुरानी वर्कशॉप के सामने रुकी। इसके बाद डॉक्टर कदीर खान साथियों के हमरा अंदर गए और लोहार का काम खत्म होने का इंतजार किया। जब लोहार काम से फारिग हुआ तो पहला सवाल किया, साहिब क्या आप दरंतिया बनवाने आए हैं? फसलों की कटाई होने वाली है, आजकल हम दरंतिया खूब बेच रहे हैं। नजरीन, इसके बाद डॉक्टर कदीर ने अपना तारुफ करवाया जो उसे समझ नहीं आया। ना तो उसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पता था और ना ही एटमी प्रोग्राम का। लोहार कहने लगा, साहिब मसला बताओ, मुझे इतनी समझ आती है कि आप कोई मशीन बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद कदीर खान ने आसान अल्फाज में समझाया कि हम एक फन का बनाना चाहते हैं जो हल्का हो और तेज घूमे।
जिसके बाद लोहार ने पूछा जैसा कुछ गाड़ियों की इंजन में लगा होता है, वो मैंने ग्राहक के लिए बनाया था और मेरा फन का आज भी चलता है। डॉक्टर कदीर खान समझ गए कि टर्बो चार्जर की बात कर रहा है जिसमें फन का लगता है, जो कि 1 मिनट में 1 लाख बार घूमता है मगर चंद मिनटों के लिए, और गैस सेंट्रीफ्यूज के फन के इस रफ्तार से कई महीने मुसलसल घूमते हैं। नजरीन कदीर खान को समझ आ गई कि बंदा काम का है और मिलता जुलता तजर्बा भी रखता है। थोड़ी देर सोचने के बाद लोहार ने कहा कि मुझे अपने भट्टी पर ले जाओ जहां आप फन का बनाते हो, मसला मैं वह समझूंगा और उम्मीद है हल भी बता दूंगा। दोस्तों लोहार उसी दिन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वर्कशॉप लाया गया जहां धात पिघलाकर सांचों में ढालने का काम होता था। लोहार ने कहा इससे पहले बनाए गए फन के दिखाए जाए। एक नमूना उसे दिखाया गया। लोहार ने नमूने को गौर से देखा, फिर हथौड़े से हल्का सा ठोका और कई बार ऐसा किया। नजरीन इसके बाद लोहार हल्का सा मुस्कुराया और कहा मुझे मसला समझ आ चुका है, अब आप मेरे सामने इस तरह सांचे में ढलाई करें जैसे आप करते हैं। नजरीन धाती मुरक्कब को भट्टी में ढालकर पिघलाया गया और लोहार के सामने सांचे में डाला गया। नजरीन लोहार ये सब इंतहाई गौर से देख रहा था, फिर बोला साहिब मसला ये है कि आप सांचे में धात बहुत आहिस्ता डाल रहे हो। असल में मसला ये है कि सांचे में पहले जाने वाली पिघली धात ठंडी हो रही है और पीछे आने वाली निस्बतन गर्म धात इसके साथ जुड़ नहीं पा रही, जिसकी वजह से आपका फन का कमजोर बन रहा है। इसकी मिसाल ऐसी है कि मिट्टी का बर्तन बनाते वक्त कुम्हार गीली और खुश्क मिट्टी को मिलाकर बर्तन बनाए, मिट्टी आपस में ठीक न जुड़ पाएगी और बर्तन कमजोर बनेंगे। फिर लोहार ने कहा कि आप सांचे में ढलाई तेज करो, मसला हल हो जाएगा। फनकी की टन की आवाज सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि इसका अंदरूनी ढांचा दुरुस्त नहीं। नजरीन तमाम साइंसदान लोहार का तरीक़ाकार और महारत देखकर हैरान रह गए और लोहार को मुनासिब मुआवजा देकर वापस इसके घर छोड़ दिया गया। अगले दिन फ्लोर रेट का दोबारा से हिसाब लगाया गया और जैसा लोहार ने कहा था वैसा ही किया गया। दांत के ढलाई का नए सिरे से तयन किया गया और फिर तेज ढलाई से नए फनके जब चलाए गए तो 60,000 आरपीएम पर कई दिनों तक घुमाए गए। इसके बाद मशीन से निकालकर लेबोरेटरी में जांचे गए और फनके बेहतरीन शक्ल में थे और किसी किस्म के नुकसान या टूट फूट के शवाहिद नहीं मिले। नजरीन डॉक्टर कदीर खान ने फनके की मजबूती देखते हुए मशीन की रफ्तार और तेज करने का फैसला किया, जिसके बाद 80,000 आरपीएम पर घुमाए गए। नजरीन इसके बाद लेबोरेटरी में फिर से टेस्ट हुआ और 80,000 आरपीएम पर भी फन के बगैर नुकसान के चलते रहे और यूं गैस सेंट्रीफ्यूज का हतमी नक्शा बनाकर बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू हुई। नजरीन इस मशीन का सरकारी नाम पाकिस्तान 1 था, मगर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 6 नौजवान इंजीनियर्स ने लोहार की याद में इस मशीन को बाबे की मशीन कहा और इसी तरह एक हुनरमंद के तजर्बे ने मशीन की तैयारी में कई महीने का वक्त बचा लिया। नजरीन 1978 में पाकिस्तान का एटमी ईंधन बनाने का कारखाना मुकम्मल और बड़े पैमाने पर काम करना शुरू हुआ और कतार दर कतार हजारों की तादाद में खड़ी बाबे की मशीनें अफसुर्दा यूरेनियम उगलने लगी। दोस्तों बाद में गैस सेंट्रीफ्यूज में मजीद बेहतरी लाई गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का गैस सेंट्रीफ्यूज 2 लाख आरपीएम पर घूमती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।